आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7th के एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 जो चैप्टर का नाम है पादपों में पोषण के बारे में देख लीजिए। ये हमारा जो मशरूम का फिगर है, मशरूम के बारे में देखेंगे। मृत्युजीवी क्या होते हैं उनके बारे में। तो ये जो हमारा फिगर है ना, मशरूम के बारे में दिखाया गया है, जो आप अच्छे से देख लीजिए इसको। ठीक है, अब देखिए मृतजीवी के बारे में। अब हम पढ़ेंगे मृतजीवी। आपको बता दें कि आपने बाजार में छत्रक या मशरूम, आपको अब दिखाए ना, अभी मशरूम बिकते हुए देखे होंगे कि वर्षा के दिनों में वृक्षों को सड़ी गली टूटी टहनियों अथवा तनों या छालों पर छाते के समान संरचनाएं गुच्छे गुच्छे में भी आपने देखा होगा। आप देखते होंगे बच्चों, कई हमारे घर में, चाहे घर के आसपास कहीं भी वृक्षों की छालों पे की सड़ी गली लकड़ियाँ होती है, टहनियाँ रहती है, हमारे छत पे भी कहीं कहीं उग जाते हैं। जैसे कई हमारे घर में दरवाजा है, पुराना दरवाजा है या टूटा वो बरसात में भीग गया, तो उन पे क्या होते हैं, मशरूम जैसे प्लांट छत्ते की तरह उग जाते हैं। ठीक है, उग जाते हैं। दोनों ये छालों पर भी छाते के समान संरचना के गुच्छे, मतलब ग्रुप में भी गुच्छे में आपने देखा होगा। आइए देखें कि जीवन यापन हेतु इन्हें किस प्रकार के पोषण की आवश्यकता होती है। जो मशरूम होता है उसको जीवन अपना अपना जीवन को सर्वाइव करने के लिए किस प्रकार के पोषण की आवश्यकता होती है, और वे उन्हें कहाँ से प्राप्त करते हैं। अब पोषण की आवश्यकता तो होती है, पर उन्हें कहाँ से प्राप्त होता है, इनके बारे में देखते हैं। ठीक है, बूझो जानना चाहता है कि ये जीव अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं। अब बूझो जानना चाहता है कि जो मशरूम है, अपना मृत जीव है, वो अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। इन प्राणियों में समान मुख नहीं होता है, सामान्य मुख नहीं होते, ये हरे पादपों के समान भी नहीं होते हैं। ठीक है, इनमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है, अतः ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन भी अपना नहीं बना सकते। ठीक है, वो तो सोचता है कि इसमें क्लोरोफिल तो होता नहीं है, क्लोरोफिल होता नहीं है, तो ये प्रकाश संश्लेषण और भोजन तो बना ही नहीं सकते। तो इनको भोजन प्राप्त कहाँ से होता है, इनके बारे में बूझो सोचता है। ठीक है, देखिए ये हमारा जो मशरूम है, अभी हम इनके बारे में बताएंगे क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। ठीक है, ये ब्रेड, आपको एक क्रियाकलाप देखते हैं। एक ब्रेड डबल रोटी का एक टुकड़ा लेकर इसे जल में भिगो ले। ठीक है, एक डबल रोटी का एक टुकड़ा ले, इसे जल में भिगो ले। इसे किसी नम एवं उष्ण स्थान पर 2 से 3 दिन के लिए रख दीजिए। क्या करना है, इसको 2 से 3 दिन के लिए उष्ण या नम स्थान पर रख दीजिए। उस समय तक रहने दीजिए जब तक कि उस पर रोए जैसी संरचना न दिखाई देने लगे। ये धब्बे किस रंग के या किस आवर्धक लेंस या सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखना है। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखना है। इनका अवलोकन कीजिए कि अपने परीक्षणों को नोटबुक में लिखना है। बहुत संभव है कि आपको रुई के धागों के समान संरचना दिखाई पड़े। ठीक है, या आपको एक डबल रोटी लेना है, ब्रेड का टुकड़ा या रोटी का भी टुकड़ा लीजिए, 2-3 दिन के उसे नम स्थान पर रख दीजिए। उस समय तक रखना है जब तक कि उस पर रोए जैसी संरचना ना आ जाए। ठीक है, उस पर धब्बे किसी रंग की या आवर्धक लेंस की सहायता से देखना है। ठीक है, यह जीव कवक और फंजाई कहलाते हैं। जो उस रोटी पे वाइट फफूंद टाइप की दिखती है वो क्या कवक या फंजाई कहलाते हैं। ठीक है, इनकी पोषण प्रणाली अथवा पोषण विधि विभिन्न प्रकार की होती है। आपको बता दें बच्चों, जो इनकी पोषण प्रणाली होती है, क्या होती है, विभिन्न पोषण विधि विभिन्न प्रकार की होती है। अब बता दें, ये मृत एवं विघटनकारी सड़ने वाली वस्तुओं की सतह पर हुए पाचक रसों का स्राव करते हैं। सतह पर हुए पाचक रसों का स्राव कर उसे साधारण और विलय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तत्पश्चात वे इस विलयन का भोजन उस विलयन के रूप में अवशोषण करते। इस प्रकार के पोषण को प्रणाली का जिससे जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थ से पोषण प्राप्त करते हैं, उन्हें मृत जीव पोषण कहलाते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाते हैं। जो जीव किसी मृत एवं विघटित जैव पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाते हैं। मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव मृतजीवी कहलाते हैं। ठीक है, आपको बता दें कि कवक है फंजाई अचार, चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थों पर उगते हैं। ठीक है बच्चों, आपको पता है कि जो कवक है अचार, चमड़े, कपड़े या अन्य पदार्थों पर उगते हैं। ये उन स्थानों पर भी उगते हैं जो नम एवं उष्ण हो। ठीक है, कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छा परिस्थितियाँ प्रदान करती है। आपको बता दें कवकों का जो सर्वाइव होता है ना, वो वर्षा के मौसम में ज़्यादा होता है। ठीक है, इनकी
इसी कारण वर्षा ऋतु में के दौरान अनेक वस्तुएं कवक की वृद्धि के कारण नष्ट और अनुपयोगी हो जाती है। ठीक है, आपने अभिभावकों से कवकों द्वारा होने वाले नुकसान की चर्चा की। पहेली को याद आता है कि उसके जो सुंदर जूते जिन्हें वो विशेष अवसर पर पहनती थी। ठीक है, वर्षा ऋतु में कवक के कारण खराब हो गई, तो वो जानना चाहती है कि वर्षा ऋतु में कवक अचानक कैसे प्रकट हो सकते हैं। ठीक है, पहेली सोचती है कि आपको बता दें, सामान्यतः सामान्यतः कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं। जब भी किसी जैव पदार्थ अथवा उत्पाद पर बैठते हैं, तो जो नम और उष्ण हो तो वो अंकुरित होकर नए कवक में जन्म दे देते हैं। ठीक है, क्या क्या अब आप बता सकते हैं कि हम अपनी वस्तुओं को कवकों द्वारा खराब होने से किस प्रकार बचा सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं कि वस्तुओं को कवकों द्वारा खराब होने से किस प्रकार बचा सकते हैं? ठीक है, बूझो को याद आता है कि उसके दादाजी ने बताया था कि एक बार उनकी गेहूं की फसल पर कवक द्वारा नष्ट हो गए। वह जानना चाहता है कि क्या कवक रोग कारक भी होते हैं। अब देखो, बूझो को दादाजी उसको बताया थे कि उनका एक बार गेहूं का फसल क्या था, कवक के द्वारा नष्ट हो गया, तो वह जानना चाहता था बूझो कि क्या कवक भी रोग उत्पन्न करते हैं। आपको बता दें, पहेली ने बताया था कि इष्ट एवं छत्रक जैसे अनेक कवक उपयोगी भी हुए। आपको बता दें, पहेली ने बताया कि इष्ट एवं छत्रक जैसे अनेक कवक उपयोगी, परंतु कुछ कवक पादपों जंतु एवं मनुष्य में भी रोग उत्पन्न करते। कुछ कवक पादपों जंतु एवं मनुष्य में क्या रोग उत्पन्न करते। कुछ कवकों का उपयोग औषधि के रूप में भी होता है। ठीक है, आपको बता दें, कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं। आपको बता दें, कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषण तत्व एक दूसरे के साथ भी क्या बांटते हैं, शेयर करते हैं, जिसे हम सजीवी कहते हैं। जैसे लाइकेन आपको बताए थे। ठीक है, उदाहरण के लिए कुछ वृक्षों पर जड़ों में रहते कवक कुछ वृक्षों के जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषण का अवशोषण में सहायता मिलती है। वृक्ष के लिए इस पर संबंध का विशेष महत्व है। ठीक है, आपको बता दें, लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदारी होते हैं। जीवों में दो भागीदारी, इनमें से एक को शैवाल होता है, दूसरे क्या होता है, कवक होता है। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। कवक शैवाल को रहने का स्थान, जल और पोषक तत्व उपलब्ध करते हैं। बदले में शैवाल जो होता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाकर कवक को दे देता है। ठीक है, ठीक है, सहजीविता का संबंध है, क्योंकि एक दूसरे के साथ अपना खाना पानी रहने का कवक क्या आता है, उसको रहने के लिए स्थान देता है, जल और वो पोषण देता है, पोषक तत्व देता है। पर जबकि शैवाल के पास क्लोरोफिल होता है, वो प्रकाश संश्लेषण कर द्वारा भोजन को बनाता है और कवक को भी दे देता है। ठीक है, ये क्या है, सहजीविता का संबंध, सहजीवी संबंध का उदाहरण। ठीक है, लाइकेन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या आप अपने किसानों को अपने खेतों अथवा माली के बगीचे के लान एवं गमलों के खाद अथवा उर्वरकों को डालते देखा है? क्या आपने किसानों को अपने खेतों में, माली को बगीचे के लान या गमलों में खाद अथवा उर्वरक को डालते देखा? अब क्या जानते हैं बच्चों कि वे इन्हें मृदा में क्यों मिलाते हैं? ठीक है, आप पढ़ चुके हैं कि पादप में मृदा से खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते हैं। ठीक है, पादप मृदा से क्या करते हैं, जितने भी प्लांट पौधे होते हैं मृदा से क्या खनिज पोषक तत्व को अवशोषित करते हैं। तो मृदा में इनकी मात्रा लगातार कम होती जाती है। उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक होते हैं। आपको बता दें, जो उर्वरक होता है उसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे उर्वरक पोषक होते हैं। पादपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मृदा में उनकी मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है। इसलिए मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध कराने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। ठीक है, यदि हमें पादप के पोषण की आवश्यकता के बारे में ज्ञान हो तो हम न केवल पादपों को उगा सकते हैं बल्कि उन्हें स्वस्थ भी रख सकते हैं। अगर आपको पादपों की पोषकता की जो ज्ञान हो, अगर पता हो कि प्लांट को क्या चाहिए, उसके पोषण में क्या क्या चाहिए, तो हम उन्हें स्वस्थ भी रख सकते हैं
पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः तो आपको बता दें, पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। आपको बता दें, फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, परंतु पादप इसका उपयोग उस प्रकार करने में असमर्थ होते हैं जैसे वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। आपको बता दें कि पौधे नाइट्रोजन को विलेय रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं, विलेय रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं। आपको बता दें, कुछ जीवाणु जो राइजोबियम कहलाते हैं, कुछ जीवाणु जो राइजोबियम कहलाते हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन का विलेय पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं, परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। परंतु राइजोबियम जो होता है स्वयं नहीं बना पाता है। ये चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं। आपको पता है जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं कहाँ पाई जाती है? दलहनी फसलों में। कहाँ पाई जाती है? दलहनी फसलों में, जैसे चना है, मटर है, गेहूँ है, अन्य फसलें फलीदार फसलों में जड़ों में रहते हैं। आपको बताते हैं इन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती है। इसके बदले में पादप राइजोबियम जीवाणु आवास एवं खाद्य प्रदान करते हैं। अतः उनसे सहजीवी संबंध होता है। क्या होता है? सहजीवी संबंध होता है। इस संबंध का किसानों के लिए विशेष महत्व है। आपको पता है दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजन उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आपको बता दें राइजोबियम कहाँ पर? दलहनी फसलों में पाया जाता है। आपको बता दें कि दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजन उर्वरक की क्या देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नहीं दाल की फसल उगाने के बाद अगली फसल के लिए सामान्य में उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती रहती है। आपको बता दें इस अध्याय में आपने पढ़ा है कि अधिकतर पादप स्वपोषी होते हैं, बहुत कम ही पादप अन्य पोषण प्रणाली अपनाते हैं, जैसे कि परजीवी और मृतजीवी दूसरे पादपों से पोषण प्राप्त करते हैं। जो परजीवी और मृतजीवी दूसरे पादपों से पोषण प्राप्त करते हैं, सभी प्राणी अपने भोजन के लिए पादप तथा अन्य प्राणियों पर निर्भर रहते हैं। आपको बता दें सभी प्राणी अपने भोजन के लिए पादप और अन्य प्राणियों से निर्भर रहते हैं, अतः उन्हें विषमपोषी कहते हैं। विषमपोषी में समूहीकृत किया गया है। विषमपोषी में समूहीकृत किया गया। अब क्या हम कह सकते हैं कि कीटभक्षी पौधे आंशिक रूप से विषमपोषी होते हैं? आपको वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।